Hello students, प्रिय विद्यार्थी, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज के क्रम में इसके पहले हमने जो लेक्चर्स अपलोड किया था दैट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। आज हम बात करेंगे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एज वी हैव टू एक्सप्लेन इन द अर्लियर लेक्चर, at that time we have to explain that the two most important, you can say the biotechnology has affected to the two main important areas. One is the agriculture and other is the medical industry, or you can say the role of biotechnology in medicine. So the medical, that is the medicine and the agriculture, two areas are mostly benefited due to the biotechnology. तो आज बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या योगदान है, बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है, बायोटेक्नोलॉजी का की वजह से आज एग्रीकल्चर में कहाँ से ग्रोथ हुई है। आप जानते हैं कि पहले लैंड्स कम रहती थी, जमीनें कम रहती थी, जमीनें बहुत थी लेकिन पॉपुलेशन कम थी, लेकिन फिर भी लोगों को खाने के लिए जो अवेलेबिलिटी थी, फूड अवेलेबिलिटी जो है वो कम पड़ जाती थी। आज पॉपुलेशन नियर अबाउट 143 करोड़ के आसपास है, 143 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, बट लेकिन सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है। ऑल ऑफ गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हाइब्रिड क्रॉप्स आ रही हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आ रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट हैं जो फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में है ड्यू टू द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। आज उन्हीं की स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आज हम कम लैंड एरिया में, लिमिटेड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर यील्ड इन ए लिमिटेड एरिया। आज कम जगहों पर कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पन्न कर रहे हैं ड्यू टू द हाइब्रिड क्रॉप्स, ड्यू टू द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सो यू कैन टू इमेजिन, जब पहले के जमाने में लोग यही जमीनें थी लेकिन अनाज कम पड़ता था, आज यही जमीनें हैं, हम अनाज इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है। बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन यानी मेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी है रिवोल्यूशनाइज्ड। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दिया। बायोटेक्नोलॉजी है रिवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आज बायोटेक्नोलॉजी ने एकदम क्रांति ला दिया। रिसर्च माने होता है शोध, एक्टिविटीज माने क्रियाएं, किसके फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। आज एग्रीकल्चर में बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, आज एग्रीकल्चर में बहुत सारे शोध हो रहे हैं, आज एग्रीकल्चर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इस सारे शोध की वजह से है कि वी आर गेटिंग मोर एंड मोर यील्ड ग्रेन प्रोडक्शन इन ए लिमिटेड एरिया। तो बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज किया, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा क्रांति लाई, शोध की एक्टिविटीज आई किसके फील्ड में, एग्रीकल्चर में। इसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट्स हैं 1 2 3 करके स्टेप बाय स्टेप देंगे, बताएंगे आपको। और रिसर्च एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इट इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट्स हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने किस किस फील्ड को ज़्यादा अफेक्ट किया, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ इसके मैक्सिमम जो जिसको प्रभावित किया। तो इसके अंतर्गत निम्न है, नंबर 1 है प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। तो आप देखिए प्लांट सेल यानी प्लांट सेल, टिश्यूज क्या होता है आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो प्लांट सेल है, टिश्यू है एंड ऑर्गन कल्चर। ठीक है, तो प्लांट सेल का कल्चर होने
टिश्यू का कल्चर होने लगा और आर्गन का कल्चर होने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब के कल्चर से फायदा क्या हुआ, प्लांट सेल टिश्यू एंड आर्गन कल्चर दिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, दिस इज माने यह यूज माने प्रयोग किया जाता है एक्सटेंसिवली माने बृहद रूप से, बहुत ज्यादा प्लांट सेल का, टिश्यू का, आर्गन कल्चर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है किसमें, फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो माने सूक्ष्म, प्रोपेगेशन माने फैलाव, सूक्ष्म लेवल पर फैलाव हो रहा है, सूक्ष्म रूप में बढ़ाया जा रहा है, प्रोपेगेशन माने संवर्धन, उसको फैलाना, इसको माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर फैलाया जा रहा है किसको, एलाइट ट्री। एलाइट ट्री का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है, कंपेयर कंसीडर टू द वेस्ट, मोस्ट पावरफुल कंपेयर टू द सिमिलर टाइप। अगर समान उसी तरह के समान प्लांट्स हो और उनसे तुलना की जाए और वह ज्यादा शक्तिशाली हो तो उनको एलाइट ट्री कहते हैं। तो प्लांट सेल है, टिश्यू है, आर्गन कल्चर है, इन सब का बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसमें, माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ एलाइट ट्री। माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब सूक्ष्म लेवल पर फैलाव करते हैं, एलाइट का मतलब होता है मोर पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली, इन कंपैरिजन टू अदर, जो दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है उसको एलाइट कहते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर फैलाव करते हैं किसका, ज्यादा शक्तिशाली जो ट्री है, कैस क्रॉप है एंड अदर प्लांट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जब ज्यादा से ज्यादा माइक्रो प्रोपेगेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा फैलेंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कैस क्रॉप का फैलाव होगा, अदर प्लांट्स का फैलाव होगा, जब फैलेंगे तो इनका एरिया बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगी तो इनका मैक्सिमम क्या होगा, जैसे कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया प्लांट सेल टिश्यू एंड आर्गन कल्चर। सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोड बाय रिजनरेशन ऑफ प्लांट। आप जानते हैं टुडे द एज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोड, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, फॉलो माने अनुसरण करना, रिजनरेशन माने होता है पुनरुद्भवन, प्लांट माने प्लांट्स का, जैसे किसी प्लांट को कट कर दीजिए, प्लांट में वृद्धि करके नया प्लांट बना ले तो उसे कहेंगे रिजनरेशन। तो जितने भी लोअर एनिमल होते हैं इसमें रिजनरेशन की ह्यूज कैपेसिटी होती है, प्लांट्स में भी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोड बाय रिजनरेशन ऑफ प्लांट। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन तकनीकी, जो जीन तकनीकी है यानी जीन के साथ छेड़छाड़ करना, जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज कर देना। जब किसी जीन के कंपोजिशन को चेंज कर दिया जाएगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, तो उसके बाद क्या होगा, रिजनरेशन होगा प्लांट्स का, प्लांट फिर रिजनरेट कर जाएगा और उत्पन्न करेगा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ट्रांस मीन्स होता है चेंज, ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब समझो, ट्रांस माने होता है चेंज, जीनिक माने जीन। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके जीनोम को चेंज कर दिया गया है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर नोन एज सच काइंड ऑफ प्लांट्स देयर जीनोम विल बी अल्टर्ड। ऐसे प्लांट जिनके जीन को चेंज कर दिया जाए, जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज कर दिया जाए, जीन में छेड़छाड़ कर दिया जाए, जीन में बदलाव कर दिया जाए, तो ऐसे उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, कैरिंग माने धारण करते हैं, डिजायरेबल माने ऐच्छिक, ट्रेट्स माने लक्षण। तो जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर बहुत सारे ऐच्छिक लक्षण पाए जाते हैं। कैरिंग माने धारण करना, यानी जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं कैरी करते हैं यानी ले जाते हैं, उनके पास पाया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं वह धारण करते हैं ऐच्छिक लक्षण, जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का मतलब होता है, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस दे हैव टू बी किल द हर्ब्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हर्ब्स को खत्म करते हैं, शाकीय पौधों को खत्म करते हैं, उनको हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं यानी हर्बिसाइड्स का एनपीवी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई इंसेक्टिसाइड इनके ऊपर डाला जाएगा तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, यानी अगर कोई ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, कोई ट्रांसजेनिक प्लांट्स है तो उसको कोई डिजीज नहीं होगी। तो दे आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं यानी इंसेक्ट
जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसके खिलाफ भी इनकी बॉडी में, इनके अंदर प्रतिरोध होता है, यानी इंसेक्ट इनका कुछ कर नहीं सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, कोई बीमारी नहीं होगी, इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। इवेंचुअली दिस में बी आल्सो यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। इवेंचुअली माने अंततः, दिस माने यह, में आल्सो माने भी, अंततः यह भी यूज किए जाते हैं किसके लिए, इंक्रीजिंग माने बढ़ाने के लिए, फोटोसिंथेटिक माने होता है प्रकाश संश्लेषण की, एफिशिएंसी माने क्षमता। अंततः ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं इनका यूज किया जाता है किसको बढ़ाने में, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी बढ़ जाती है ट्रांसजेनिक प्लांट की, इंप्रूव्ड स्टोरेज प्रोटीन, इनके अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर जो स्टोरेज प्रोटीन होती है वह भी बढ़ जाती है, इंप्रूव माने बढ़ना, स्टोरेज माने भंडारण, प्रोटीन माने प्रोटीन, जो प्रोटीन को स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। हाइब्रिड क्रॉप्स, हाइब्रिड माने मिक्स, हाइब्रिड मींस का होता है मिक्स, जब तो इस तरह से हाइब्रिड क्रॉप्स भी बन जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के सारे फायदे हैं। इसके अलावा क्रॉप फॉर फूड प्रोसेसिंग, फसल जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाती है जहाँ ब्रेड वगैरह बनते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप बेयर फर्स्ट ग्रोन कमर्शियली इन 1995। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है ये सबसे पहले ग्रोन की गई थी, सबसे पहले उत्पन्न की गई थी कमर्शियली माने व्यावसायिक लेवल पर। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है, ट्रांसजेनिक क्रॉप मींस इट इज सच काइंड ऑफ द क्रॉप्स इन व्हिच द जीनोम विल बी चेंज, द जीन विल बी अल्टर्ड। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट है ना, ऐसे प्लांट्स जिसके जीन को चेंज कर दिया जाए। ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब ऐसी फसल जिसके जीन को चेंज कर दिया जाए, ट्रांसजेनिक क्रॉप हो जाएगी। सबसे पहले इसको कमर्शियली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कमर्शियली ग्रोन इन 1995। जितने भी ट्रांसजेनिक क्रॉप होती हैं सबसे पहले इसको कमर्शियल लेवल पर 1995 में ग्रो किया गया था। एंड ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड माने घेरे रहना, वर्ल्ड वाइड माने पूरे विश्व को, इन्होंने पूरे विश्व को घेरा था। कितना, लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ के बाद यहाँ देखिए पूरे वर्ल्ड में 125 मिलियन हेक्टेयर को इन्होंने कवर किया था। तो 2008 में भारत में बात करें तो इंडिया बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रोन कमर्शियली। अगर भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले बीटी कॉटन जो है इज द ओनली माने अकेले, जीएम, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो भारत में जो बीटी कॉटन है वह अकेली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कमर्शियल लेवल पर ग्रो किया गया। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट इन इंडिया BT cotton is the only genetically modified crop that grown commercially. It was grown in 2002. इसको ग्रो किया गया था 2002 में and occupied 76% of the cotton area in 2008. इसको ग्रो किया गया था 2002 में, लेकिन इसने 76% एरिया पर घेर लिया था 2008 में, गिविंग द 50% yield, जिससे 50% हम yield वाले उत्पाद उत्पन्न करते हैं, इंक्रीजिंग ओवर द नॉन बीटी कॉटन, उनके ऊपर जहां पर नॉन बीटी कॉटन यानी जहां पर बीटी कॉटन नहीं होता है। तो ये है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज द प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, सेकंड है जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोड बाय रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो हमने सब की चर्चा कर लिया, प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर जिसमें हमने बताया पूरा को डिटेल। दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोड बाय रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये सारी चर्चा हो गई। इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टर्स और भी हैं जिसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज अबाउट दिस एंड सम अदर इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, दैट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, वी विल डिस्कस लेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो फॉलोड बाय रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स से इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट मिलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, इनके जीन को चेंज कर देते हैं, इनके अंदर डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं जैसे मैंने समझाया है, हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और डिजीज रेजिस्टेंस। बाकी बातें हो गई है जो मैंने आपको समझा दिया। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट हो गया प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, सेकंड है जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलोड बाय रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अदर यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अगला है नंबर 3 सोमैटिक हाइब्रिड। इसकी में क्या होता है, बिटवीन सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज। बिटवीन माने बीच में, सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो इनकैपेबल हो कोएग्जिस्टिंग में, ऐसी स्पीशीज
जो कोई एग्जिस्ट ना कर पाए, यानी साथ साथ उबर ना पाए, साथ साथ सर्वाइव ना कर पाए, उनको सेक्सुअली इनकम्पैटिबल कहते हैं। तो लैंगिक रूप से इनकम्पैटिबल इसलिए कहते हैं कि दे आर सेक्सुअली इनकम्पैटिबल, मीन्स दैट दे आर इनकैपेबल ऑफ कोएग्जिस्टिंग। तो ऐसी स्पेसिफिक होती है। परमिटिव माने होता है इजाजत देते हैं ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स, जिसमें जो ऐच्छिक लक्षण होते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। वाइल्ड माने नॉर्मल से अथवा किसी अनरिलेटेड क्रॉप से। आवर क्रॉप प्लांट है ये, आवर क्रॉप प्लांट्स, आवर क्रॉप प्लांट्स हमारे क्रॉप प्लांट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेनिक एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस माने होता है चेंज, जीनिक माने जीन। जब किसी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर जीन का चेंज कर देंगे, जीनों में अल्ट्रेशन कर देंगे, तो ऐसे एनिमल को कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कैसे कितने कैसे कौन कौन से एनिमल हैं, क्या कह सकते हैं कौन कौन से एनिमल हैं जो ट्रांसजेनिकली प्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि ट्रांसजेनिक हैं। जैसे माइस है, ट्रांसजेनिक माइस आपको मिल जाएगा। पिग है, ट्रांसजेनिक पिग मिल जाएगी। गोट मिल जाएगी। पिग, चिकन है और काउज है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल है, यानी इन सब स्पीशीज में आपको ट्रांसजेनिक मिल जाएंगे, यानी इनके अंदर जीन को चेंज किया गया है और जीन को चेंज करके नए रूप में माइस, पिग, गोट, पिग, चिकन और काउज को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस जो कि उत्पन्न हुए हैं आज तक जो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस हुए हैं, माइस, पिग, गोट, पिग, चिकन और काउज हैं, इट इज सजेस्टेड दैट, ऐसा सलाह दी जाती है कि सम ऑफ दीज माने इनमें से, जो ऊपर दिए गए 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ जो होते हैं will be eventually be used as बायोरिएक्टर। इनमें से कुछ एनिमल जो होते हैं बायोरिएक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। तब क्वेश्चन क्या है, बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर होते हैं इज एन अपरेटस। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? एक अपरेटस होते हैं। बायोरिएक्टर्स इज एन अपरेटस इन व्हिच ए बायोलॉजिकल और प्रोसेस इज कैरीड आउट, जिसमें कोई बायोलॉजिकल अथवा कोई प्रक्रिया जो है कैरीड आउट होती है, स्पेशली इन एन इंडस्ट्रियल, तो खास करके किसी उद्योग में। ऐसे समझिए, बायोरिएक्टर्स आर व्हाट? बायोरिएक्टर्स आर व्हाट? बायोरिएक्टर्स एक ऑपरेटर्स होते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। इन व्हिच माने जिसमें बायोलॉजिकल, बायोरिएक्टर्स एक ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें से कोई भी जैविक बायोरिएक्टर्स आर ए काइंड ऑफ ऑपरेटर्स बाय व्हिच एनी बायोलॉजिकल और प्रोसेसेस इज कैरीड आउट, जिसमें कोई जैविक अथवा कोई प्रक्रिया संपन्न की जाती है, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल, इज नोन एज बायोरिएक्टर्स। तो खास करके अंततः यूज किए जाते हैं बायोरिएक्टर्स में, जिसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं ड्रग्स। ठीक है ना? तो ड्रग्स के द्वारा थ्रू बियर, मिल्क, ब्लड, मतलब इन सारे जानवरों की, एनिमल्स की मिल्क, ब्लड और यूरिन के द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा हम प्रोड्यूस करते हैं क्या? ड्रग्स माने औषधियाँ प्रोड्यूस करते हैं मिल्क से, ब्लड से और यूरिन से। दिस एरिया हैज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। इसको मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप दैट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिव्यू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आई यू नो दैट बायोटेक्नोलॉजी हैज मोर एंड मोर इन्फ्लुएंस टू द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, एंड बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइड द रिवोल्यूशनाइज्ड। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया? आज क्रांति ला दिया। आज जो जिस लिमिटेड एरिया में हमको खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं रहता था, आज देखिए आज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से सफिशिएंट भोजन जो है अवेलेबल है। ठीक है, हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। आज हमारे देश में 143 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन सबको भोजन उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू द हाइब्रिड क्रॉप्स, ड्यू टू द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ड्यू टू द वेरियस काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, न्यू क्रॉप मेथड। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा आज हम यील्ड में ग्रो कर रहे हैं। So multi-hybrids
मैंने बताया बिटवीन द सेक्सुअली इनकम्पैटिबल स्पीशीज परमिटिंग द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम वाइल्ड और अनरिलेटेड क्रॉप स्पीशीज टू द आवर क्रॉप प्लांट। इसमें क्या होता है, सोमैटिक माने होता है दैहिक, हाइब्रिड माने मिक्सिंग, ठीक है। इसमें जो लैंगिक रूप से अक्षम प्रजातियां होती हैं, परमिशन लेकर के ऐच्छिक ट्रेड्स को उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और क्रॉप प्लांट्स में ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस होते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का वैसे एनिमल जिनके अंदर जीन को चेंज कर दिया जाए, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं प्रोड्यूस माने उत्पन्न होते हैं किसके अंदर, माइस, पिग, पोर्क, पिग, चिकन और काउज। ऐसा सलाह दिया जाता है कि इनमें से कुछ जो है बायोरिएक्टर के रूप में यूज होते हैं। बायोरिएक्टर्स क्या है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि प्रोड्यूस करते हैं ड्रग्स। ड्रग्स माने औषधियाँ कहाँ से मिलते हैं, मिल्क, ब्लड और यूरिन से, जिसको समटाइम डिस्क्राइब करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग के रूप में। So that's all about the role of biotechnology in agriculture. I hope that all of you must be understand to this particular topics which we have to explain today here very well. तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा, समझिएगा और अपनी ब्लेसिंग की शुभकामनाएं इस चैनल को बनाए रखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करते रहिएगा। थैंक्स टू